नमस्कार सभी को। परीक्षा जंक्शन के इस प्लेटफॉर्म पे सभी का हार्दिक स्वागत है। और चलिए बच्चों, तो आज हमने कल चाणक्य को लेके, चाणक्य का, पॉलिटी का और हिस्ट्री का जो तीन हमारे लेक्चर थे वो हमने पूरे कराए और उनका चैप्टर भी हमने पूरा कराया। आज हम पॉलिटी की तरफ आगे बढ़ते हुए और एक नए चैप्टर की शुरुआत करते हुए इस जनवरी को स्टार्ट करते हैं। और ये जनवरी बहुत खूबसूरत रहेगी यदि आपने हमारा साथ दिया, पूरा साथ दिया तो, क्योंकि साथ देने से तो क्या क्या मुश्किलें भी आसान हो जाती हैं, आप सभी को पता है। तो यदि आप साथ देते रहे तो पूरा लेक्चर यहीं पे आपको सारे मिल जाएंगे, हिस्ट्री के, पॉलिटी के और कंपटीशन एग्जाम में आने वाले जितने भी आपके सब्जेक्ट्स हैं, चाहे मैथमेटिक्स है, चाहे रीजनिंग है, कोई भी सब्जेक्ट है, और जीके का कोई भी सब्जेक्ट, पॉलिटी और हिस्ट्री से कोई मतलब नहीं, यानी ज्योग्राफी, जितनी भी सब्जेक्ट हैं वो यहाँ पर कवर धीरे धीरे हो रही हैं। चलिए, और आपका रेस्पॉन्स आता रहे, हमें तो बस यही चाहिए आपसे, और आपका कीमती समय चाहिए। तो आज स्टार्ट करते हैं पॉलिटी, और पॉलिटी में चैप्टर है संघीय प्रणाली। देखो, आज हम सरकार के कार्य प्रणाली को पढ़ने वाले हैं। जैसे कि जब हमने संविधान स्टार्ट किया था, तो संविधान को स्टार्ट करते वक्त और संविधान पढ़ाते वक्त हम सबसे पहले यही बताते हैं कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी संविधान की परिभाषा क्या है। तो संविधान की परिभाषा ये कहती है कि भारत का वह आधारभूत, यानी वह बेसिक स्ट्रक्चर या बेसिक लॉ, भारत का वह बेसिक लॉ जो हमें भारतीय सरकार की कार्यप्रणाली और उसकी शासन व्यवस्था के बारे में जानकारी प्रदान करता है, वह कानूनी दस्तावेज भारत का संविधान कहलाता है। छोटी सी परिभाषा है। यदि आपसे कोई पूछ ले कि संविधान को कैसे आप डिस्क्राइब कर सकते हैं, तो आप इतना बोल दीजिएगा कि भारत का वह मूलभूत कानून जो भारत की सरकार की कार्यप्रणाली तथा उसकी शासन व्यवस्था की रूपरेखा, जो कानूनी दस्तावेज तैयार करता है, उस डॉक्यूमेंट को, उस लीगल डॉक्यूमेंट को भारत का संविधान कहा जाता है। तो भारत के संविधान में पहला शब्द था भारत की सरकार की कार्यप्रणाली, कि भारत में जो सरकार काम करती है, जो आप केंद्र सरकार के बारे में जानते हैं, राज्य सरकार के बारे में जानते ही हैं, तो उनकी कार्यप्रणाली कैसे है, वो अपना कार्य कैसे करती हैं और संविधान से कैसे अपनी शक्ति प्राप्त करती हैं और जनता के लिए खरी उतरती हैं। जनता के लिए उनकी डिमांड्स को फुलफिल करना, जनता की मांगों को ध्यान में रखना, ये सारी चीजें हमारी सरकार के द्वारा किया जाता है। लेकिन काश ऐसा हो कि हमारे भारत में यदि संविधान होता ही नहीं, तो फिर क्या होता। मुद्दा इस बात का है, यदि संविधान नहीं होता तो सरकार कैसे काम करती। मैं आपको इतना बता दूं कि यदि हमारे भारत के संविधान में संविधान नाम की कोई चीज नहीं होती, तो शायद भारत की सरकार अपने संवैधानिक रूप से काम नहीं कर पाती। हां, काम करती। जैसा कि आपको पता है कि पहले भी कोई संविधान नहीं था, हमारे प्राचीन भारत में संविधान नहीं था, लेकिन जो राज पद्धति हुआ करती थी, जो मोनार्ची सिस्टम हुआ करता था, वो वेदों से चलता था, वो धर्मशास्त्र से चलता था। जैसे कि चाणक्य का राजा, मनु का राजा कैसे शासन किया, ये सारी चीजें आपको थिंकर्स में मिलेंगी। तो थिंकर्स को ज्यादा अच्छे से पढ़ें ताकि आपको समझ में आए कि हमारे देश में यदि संविधान नहीं होता और प्राचीन भारत के समय जब संविधान ऐसा नहीं था, तो उस समय संविधान की रूपरेखा क्या थी और उस समय सरकार या राजा कैसे अपनी जनता की मांगों को पूरी किया करते थे। तो संविधान की परिभाषा में पहला शब्द आता है सरकार की प्रणाली। तो एक बार उसको नोट डाउन कर लेते हैं। तो पहले पॉलिटी लिखेंगे हम, इंडियन पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी। और इंडियन पॉलिटी में आज हम पढ़ाने वाले हैं सरकार की प्रणाली। लेकिन इससे पहले मैं संविधान की परिभाषा मैंने आपको बताई, और संविधान की परिभाषा में दो शब्द आते हैं। एक तो आता है सरकार की कार्यप्रणाली, सरकार की कार्यप्रणाली, और एक शब्द आता है आपका शासन एवं प्रशासन व्यवस्था, शासन एवं प्रशासनिक व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था। तो ये शब्द आपको मौजूद मिलते हैं संविधान की परिभाषा में। जब संविधान की परिभाषा में ये दो शब्द मौजूद हैं, और इस पर आज हम देने वाले हैं सरकार की कार्यप्रणाली। देखो, सरकार की यदि आपने कार्यप्रणाली को अच्छे से समझ लिया तो यकीन मानिए कि आप भारत का शासन और उसका प्रशासन ही समझ जाएंगे। और संविधान तो वह हमारा खूबसूरत डॉक्यूमेंट है, वह खूबसूरत दस्तावेज है जो व्यक्ति के अधिकार की बात करता है, जो व्यक्तियों के अधिकारों की सुरक्षा की बात करता है,
उनके अधिकारों की सुरक्षा की गारंटी हमको देता है और सरकार की कार्यप्रणाली को समझाता है। वही तो संविधान है। तो वही भारत का मूलभूत कानून भी है और संविधान ही सबसे ऊपर है, यानी भारत के लोगों से भी ऊपर है भारत का संविधान। एक व्यक्ति ने मुझसे पूछा, जब मैं स्टूडेंट था तो मुझसे पूछा कि जब मैं उस समय तैयारी कर रहा था, आज से करीबन 6 से 7 साल 8 साल पहले, तो तैयारी कर रहा था। हालांकि देखो, मेरा एक बात बता दूं, आपको लगता है कि सर आपने तैयारी की तो इससे क्या फल मिला आपको। मैं इतना बता देना चाहता हूं कि आज जो मैंने तैयारी की थी उस समय, जो मैं पढ़ा था उस समय, आज मुझे बेनिफिट ये मिल रहा है कि आज मैं अपने स्तर पर मैं संतुष्ट हूं अपनी नॉलेज से, लेकिन मैं अपनी नॉलेज को और ज्यादा गेन करता रहता हूं अभी भी, आपके लिए और लोगों के लिए भी, ताकि मैं लोगों तक और चीजें ज्यादा पहुंचा सकूं, अच्छी पहुंचा सकूं। जो मैंने पढ़ा है अपने दौर में, जो आज तक भी पढ़ाई और चल रही है हमारी, तो उस समय तक यानी मैं आप तक कोई चीज बेहतर पहुंचा पा रहा हूं, ये मेरा सौभाग्य है, ये मेरा सौभाग्य है, मेरी खुशकिस्मती है। तो सबसे बड़ी बात है कि पढ़ने का फायदा ये होता है कि या तो आप पढ़ा देते हैं या फिर पढ़ के निकल जाते हैं। तो पढ़ाई का यानी कहते हैं कि किताबों से लिया गया ज्ञान कभी भी व्यर्थ नहीं जाता और किताबों के सामने झुका हुआ सर कभी दुनिया के किसी भी व्यक्ति के सामने नहीं झुकता। इन द सेंस यानी आप किसी की गुलामी नहीं कर सकते। कुल मिला के किताबें ये कहना चाह रही हैं। तो आज हमने संविधान की परिभाषा में 2 शब्दों का पर गौर दिया। पहला शब्द है सरकार की कार्यप्रणाली, और सरकार की कार्यप्रणाली को हम आज मैदान में उतार कर लाने वाले हैं। तो चलिए, इंडियन पॉलिटी में सभी डालेंगे सरकार की प्रणाली या सरकार की कार्यप्रणाली। तो ऐसी हेडिंग को यहां पर डालना चाहता हूं, तो लिखेंगे कि सरकार की प्रणाली, सरकार की प्रणाली। और सरकार की प्रणाली में आज हम पूरी रूपरेखा समझेंगे कि किस तरीके से काम हो रहा है। आप चाहें तो यहां पर लिख सकते हैं इसको, ताकि मैंने समझाया था वो चीजें आपको माइंड में रहे हमेशा, कि संविधान और संविधान की परिभाषा में 2 शब्द आते हैं। पहला आता है गवर्नमेंट की प्रणाली, गवर्नमेंट की प्रणाली, और दूसरा शब्द आता है आपका शासन एवं प्रशासनिक व्यवस्था, शासन एवं प्रशासनिक व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था। तो ये 2 शब्द हमको मौजूद हैं और इनमें से पहले शब्द के बाद आज हम चर्चा करने वाले हैं सरकार की प्रणाली, सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट। सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट। तो सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट के बारे में मैं आपको इतना बता दूं कि पहले हम भारत के संविधान की बात नहीं करते हैं, पहले हम जनरल पूरे विश्व के देशों की संविधान की बात कर लेते हैं। हमारे भारत के या हमारे विश्व के जितने भी राजशास्त्री हुए, राजशास्त्री का मतलब होता है जो राजनीतिक सिद्धांतों की बात करते हैं, जो संविधान के निर्माता हैं। तो विश्व के जितने भी संविधान के निर्माता थे, जैसे कि अमेरिका का संविधान बनाने वाले व्यक्ति, कोई नेता, जो भी जिन्होंने जिस देश का संविधान बनाया वहां के संविधान निर्माता, तो सारे संविधान निर्माताओं ने विश्व के सभी देशों में सरकार की प्रणाली को लेकर केवल 2 ही प्रणाली की बात की थी। पहली थी आपकी संघीय प्रणाली और दूसरी थी एकात्मक प्रणाली। संघीय प्रणाली क्या है और एकात्मक प्रणाली क्या है, इस पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए, तो पहली बात, सरकार की प्रणाली को हमारे राजशास्त्रियों ने यानी विश्व के राजशास्त्रियों ने कई तरीके से डिवाइड किया और जिसमें 2 तरीके महत्वपूर्ण हैं। तो पहला तरीका था कि सरकार की संघीय प्रणाली, जिसको बोलते हैं संघात्मक प्रणाली, फेडरल सिस्टम, इसको बोला जाता है फेडरल सिस्टम। और एक थी सरकार की एकात्मक प्रणाली, सरकार की एकात्मक प्रणाली, इसे बोलते हैं यूनिफिकेशन सिस्टम, यूनिफिकेशन सिस्टम। तो यूनिफिकेशन सिस्टम और एक था आपका फेडरल सिस्टम। ये हमारे विश्व के जिन जिन देशों की हम बात करेंगे आज, उन देशों के संविधान को बनाने वाले जितने भी निर्माता थे, उन्होंने सरकार की प्रणाली को 2 भागों में डिवाइड किया था। एक थी संघीय प्रणाली और दूसरी थी एकात्मक प्रणाली। तो संघीय प्रणाली का मतलब क्या और एकात्मक प्रणाली का मतलब क्या है? देखो,
संघात्मक प्रणाली का मतलब होता है कि जब संविधान की समस्त शक्तियां और उसके कार्य केंद्र सरकार और राज्य सरकार के मध्य विभाजित होती हैं और केंद्र सरकार और राज्य सरकार अपने अपने विषयों पर अपनी अपनी शक्तियों पर कानून बनाने का अधिकार रखती हैं, उसको बोला जाता है संघीय प्रणाली। जैसे कि आपके घर की बात करें, आपके घर में कितने सारे लोग सदस्य हैं, जैसे कि आपकी माताजी, आपके पिताजी और होंगे तो ग्रैंडफादर और ग्रैंडमदर, जिसे आप दादा दादी कहते हैं। यानी घर पर 4 लोग मुखिया के तौर पर काम करते हैं। इसका मतलब यह है कि आपके घर में आज भी फेडरल सिस्टम काम कर रहा है। कैसे? जैसे घर पे कोई डिसीजन होता है तो सारे लोग मिलजुल कर उस डिसीजन को अंजाम तक पहुंचाते हैं। जैसे कि मान लीजिए घर का कोई ऐसा मैटर है जिसका फैसला केवल आपकी मदर ही कर सकती है, तो मदर को ये राइट है, मदर को ये फ्रीडम है कि वह अपना फैसला या अपने विषयों से जुड़ा हुआ फैसला खुद कर सकती है। आपने देखा होगा कि घर की माताएं खुद ऐसे विषयों पर अपना फैसला तुरंत सुना देती हैं और आपके पिताजी हाँ कर देते हैं और क्या कहते हैं कि भाई ठीक है, तेरा मैटर है, तू जाने, जो तूने फैसला लिया होगा ठीक लिया होगा। तो कुल मिला के कभी कभी ऐसी बातें सुनने को मिलती हैं। यानी आपके घर पर कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो सर्वे सर्वा है, और घर पे जो परिवार बनता है वो बच्चों से और माता और पिता से बनता है। यानी माता और पिता अपने अपने विषयों पर जब कोई भी फैसला करते हैं तो उसे संघीय प्रणाली कहते हैं। आपके घर के पिताजी हैं, जब पिताजी अपने घर से बाहर जुड़े जितने भी मैटर के होंगे, यानी उतने प्रकार से जितने भी फैसले लिए जाते होंगे वो आपके घर के पिताजी लेते होंगे। कुछ फैसले आपकी माताजी लेती होंगी और कुछ फैसले ऐसे होंगे जो माता और पिता दोनों ना लेकर बल्कि आपके दादाजी लेते होंगे, जो बहुत बड़े बड़े फैसले हैं जो उनके टाइम से जुड़कर चले आ रहे हैं। तो ऐसी बातें संघीय प्रणाली की बात करते हैं। चलिए तो लिख सकते हैं इसमें कि संविधान की वह समस्त शक्तियां और समस्त कार्य, तो इसमें आता है तो लिख सकते हैं कि संविधान की समस्त शक्तियां एवं कार्य जब केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार के बीच में विभाजित होती हैं, राज्य सरकार के बीच में विभाजित होती हैं और केंद्र और दोनों सरकारें अपने अपने स्तर पर कानून बना सकती हैं और दोनों सरकारों को अपनी अपनी स्वायत्तता प्राप्त होती है, स्वायत्तता प्राप्त होती है। ये स्वायत्तता का मतलब है कि जैसे कि मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था कि केंद्र सरकार अपने विषय पर कानून बना सकती है और राज्य सरकार अपने विषय पर कानून बना सकती है। यानी राज्य सरकार के बनाए गए फैसले पर केंद्र सरकार हस्तक्षेप नहीं करेगी, बिना किसी हस्तक्षेप के उस पर बाधा नहीं डालेगी। चलिए तो इसका मतलब है कि संघीय प्रणाली में केंद्र सरकार अपने विषय पर कानून बना सकती है और राज्य सरकार अपने विषय पर कानून बना सकती है, उसको बोलते हैं संघीय प्रणाली। लेकिन एकात्मक प्रणाली क्या होती है? एकात्मक प्रणाली की परिभाषा की मैं बात करूं, इसको मैं हटा सकता हूं यहां से। तो एकात्मक प्रणाली का मतलब यह होता है, इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरीके से बनेगी कि संविधान की वे समस्त शक्तियां और कार्य जो केवल और केवल या तो केंद्र सरकार के हाथ में होते हैं या फिर राज्य सरकार के हाथ में होते हैं, यानी किसी एक सरकार के हाथ में होती है पूरी शक्तियां। तो संविधान की वे समस्त शक्तियां और कार्य जब किसी एक सरकार के हाथों में आ जाते हैं तो उसे एकात्मक प्रणाली कहते हैं। तो आप लिख सकते हैं कि जब संविधान की समस्त शक्तियां समस्त शक्तियां एवं कार्य
केंद्र सरकार या क्षेत्रीय सरकार में से किसी एक सरकार के पास तक सीमित हो जाती हैं, तो उसे एकात्मक प्रणाली कहा जाता है। तो ये थी आपकी संघीय प्रणाली की परिभाषा और एकात्मक प्रणाली की परिभाषा। और ये दोनों प्रणाली भारत के संविधान में तो है ही, लेकिन कहीं आप विश्व के किसी भी ऐसे देश में जाते हैं जहां पर आपको देखने को यह भी मिलेगा कि कहीं पर एक प्रणाली है तो कहीं पर दो प्रणाली है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि हमारे भारत का संविधान एक अद्वितीय संविधान है, यानी ऐसा संविधान विश्व के किसी भी देश में नहीं लिखा गया है जहां पर ये दोनों प्रणाली एक साथ काम करती हैं। आपको पता है कि हमारे भारत के संविधान में इन दोनों प्रणालियों को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपनाया था। यानी भारत का संविधान पूरे दुनिया का एकमात्र ऐसा संविधान है जिसमें दोनों प्रणालियां एक साथ पाई जाती हैं। ऐसा विश्व का कोई भी संविधान नहीं है, किसी भी देश का ऐसा कोई संविधान नहीं जिसमें दोनों प्रणालियां एक साथ पाई जाए। यानी विश्व के आप ऐसे देशों के बारे में भी देख सकते हैं जहां पर केवल एक ही प्रणाली काम कर रही है। जैसे कि हम बात करते हैं एकात्मक प्रणाली की। आज एकात्मक प्रणाली के यदि मैं देशों की बात करूं तो जैसे कौन सा आता है एकात्मक प्रणाली में, जैसे देश आते हैं चाइना, जैसे कि चीन है, उसके अलावा जापान है, जापान के अलावा फ्रांस है, क्या है फ्रांस है, और चीन, जापान, फ्रांस, फ्रांस के अलावा और कौन सा हो सकता है स्पेन, क्या है स्पेन, स्पेन के अलावा है ब्रिटेन, ब्रिटेन, और ब्रिटेन के अलावा और कौन सा हो सकता है, ब्रिटेन के अलावा और हो सकता है आपका चीन है, जापान है, फ्रांस है, स्पेन है, ब्रिटेन है। ये मुख्य देश है, ठीक है। उसके अलावा संघात्मक प्रणाली की बात करें तो संघात्मक प्रणाली में और कौन कौन से देश हैं, जैसे कि आता है अमेरिका, संघीय प्रणाली में अमेरिका है, अमेरिका के अलावा कनाडा है, कनाडा के अलावा और कौन है बेल्जियम, बेल्जियम है, बेल्जियम के अलावा और कौन है स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड है, और स्विट्जरलैंड के अलावा और कौन है भारत, एक इंडिया अपना भारत हो सकता है, और कौन हो सकता है और है ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया के अलावा और कौन हो सकता है, और एक हो सकता है आपका जिसे कहते हैं अर्जेंटीना, क्या कहते हैं अर्जेंटीना, तो एक है अर्जेंटीना। यानी कुल मिला के आपके सामने देश आ चुके हैं जैसे कि चीन, जापान, फ्रांस, स्पेन और ब्रिटेन। यहां पर ये विश्व के ऐसे देश हैं जहां पर एकात्मक प्रणाली यानी यूनिफिकेशन सिस्टम काम करता है गवर्नमेंट का, यानी सारी सत्ता केवल केंद्र सरकार के हाथों में रहती है, राज्य सरकारों को कोई भी यहां पर फ्रीडम नहीं है कानून बनाने की। लेकिन संघीय प्रणाली में हम बात करते हैं तो संघीय प्रणाली में अमेरिका यानी अमेरिका की सरकार, केंद्रीय सरकार, और अमेरिका की किसी भी राज्य की राज्य सरकार, दोनों को अपने अपने विषय पर स्वायत्तता प्राप्त है, यानी अपने अपने विषय पर वह कानून बना सकती हैं। कुल मिलाके ये वो ऐसे देश हैं जहां पर भारत की केंद्र सरकार या किसी अन्य देश की केंद्र सरकार या वहां की राज्य सरकार अपने अपने विषयों से जुड़ी मामलों पर, मैटर पर, केस पर कानून बना सकती हैं, उसे कहते हैं फेडरल सिस्टम। तो चलिए, अमेरिका में आपको याद है, लेकिन भारत एकमात्र ऐसा देश है, लेकिन भारत एकमात्र ऐसा देश है जहां पर दोनों प्रणाली साथ साथ पाई जाती हैं, दोनों प्रणालियां साथ साथ पाई जाती हैं। ये नहीं कहेंगे कि एक साथ कार्य करती हैं, नहीं। आपको बताएं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारत के संविधान को लिखते वक्त यह बताया था कि भारत का संविधान में सरकार एक संघीय ढांचे की तरह काम करेगी। क्या बोला था कि भारत की सरकार एक संघीय ढांचे की तरह काम करेगी। और मैं आपको बता दूं कि हमारे भारत का संविधान अधिकतर समय यानी अधिकतम समय संघीय ढांचे में ही रहता है। कभी कभी हमारे भारत के संविधान को एकात्मक ढांचे में बदल दिया जाता है,
लेकिन कब बदल दिया जाता है ये हम आगे चर्चा करेंगे। लेकिन हमारे भारत के संविधान अपना अधिकतम समय संघीय ढांचे में ही बिताता है। और आज और अभी की मैं बात करूं, जब मैं लेक्चर ले रहा हूं, आज भी हमारे भारत में संघीय ढांचा काम कर रहा है। एकात्मक ढांचा यानी यूनिफिकेशन जो बॉडी है, यूनिफिकेशन जो स्ट्रक्चर है, वो कब काम करता है हमारे भारत के संविधान में, इसके लिए आपको थोड़ा सा लेक्चर और देखना पड़ेगा। मतलब इन द सेंस आगे की यात्रा में आपको मिल जाएगा। तो चलिए, यहां तक आप समझ गए इनके डेफिनेशन और विश्व के कौन कौन से ऐसे देश हैं जहां पर फेडरल सिस्टम और यूनिफिकेशन सिस्टम काम कर रहा है, आपके सामने निकल के आ चुके हैं। चलिए लेकिन अब आते हैं, और राजशास्त्रियों ने संघीय प्रणाली को दो भागों में और बांटा। हाँ जी, दो भागों में और बांटा। अब संघीय प्रणाली भी दो प्रकार से काम करती है। एक होता है एकीकरण और एक होता है विभेदीकरण। एकीकरण यानी यूनिफिकेशन और विभेदीकरण का मतलब होता है डिस्क्रिमिनेशन, यानी एकीकरण और विभेदीकरण की बात करते हैं। तो चलिए हम ये बात लिख देते हैं यहां पर कि संघात्मक प्रणाली को दो प्रकार से बांटा गया है। और भारत की जो या सरकार की जो कार्य प्रणाली है संघीय प्रणाली, सरकार की जो कार्य प्रणाली है, दोनों प्रणाली में से एक जो प्रणाली थी हमारी संघीय प्रणाली, सरकार की कार्य प्रणाली, और सरकार की कार्य प्रणाली की हम बात करें तो उसमें आती है संघीय प्रणाली। संघीय प्रणाली और संघीय प्रणाली को दो भागों में बांटा गया है बच्चों। तो पहली है एकीकरण, पहला है आपका एकीकरण, पहला है एकीकरण और दूसरा है विभेदीकरण, दूसरा है विभेदीकरण। तो एकीकरण और विभेदीकरण इस प्रकार से, यानी सरकार की कार्य प्रणाली में संघीय प्रणाली दो प्रकार की होती है, एकीकरण और विभेदीकरण। एकीकरण और विभेदीकरण का मतलब क्या होता है? ये क्या सिस्टम है? देखो, ये ऐसा सिस्टम है, आपको मैं बता दूं, आज आपको भारत और अमेरिका के मॉडल के बारे में पूरा पता चल जाएगा। जैसे एकीकरण, तो एकीकरण क्या कहता है? एकीकरण ये कहता है कि जब आर्थिक और सैनिक रूप से कमजोर राज्य या इकाइयां मिलकर किसी मजबूत देश का निर्माण करती हैं, तो उसको एकीकरण संघीय प्रणाली कहा जाता है, यूनिफिकेशन फेडरल सिस्टम कहा जाता है। समझे? यानी आर्थिक और सैनिक रूप से कमजोर जब प्रांत या इकाइयां या यूनिट मिलकर किसी एक मजबूत देश का निर्माण करती हैं तो उसको एकीकरण कहा जाता है, एकीकरण संघीय प्रणाली कहा जाता है। जैसे आज हमारे अमेरिका का संघीय मॉडल, आपको पता है कि अमेरिका में संघीय मॉडल काम करता है। देखिए, अमेरिका में आज कौन सा मॉडल काम कर रहा है? संघीय मॉडल काम कर रहा है। लेकिन अमेरिका में कौन सा संघीय मॉडल काम कर रहा है? तो आपका आंसर होना चाहिए सर, एकीकरण काम कर रहा है। यानी एकीकरण की प्रक्रिया मैंने आपको समझाई कि जब कमजोर इकाई मिलकर किसी एक मजबूत संघ का निर्माण करती है, किसी एक मजबूत संघ का निर्माण करती हैं, तो उसको कहा जाता है एकीकरण। जैसे कि अमेरिकी मॉडल, क्या है? अमेरिकी मॉडल। तो आप यहां पर लिख सकते हैं जैसे अमेरिकी मॉडल। आपको पता है कि अमेरिका में संघीय प्रणाली काम कर रही है, लेकिन अमेरिका के संविधान में संघीय व्यवस्था को कैसे एक्सप्लेन किया गया है मैं आपको आज बताना चाहता हूं। चलिए, तो अमेरिका की जो संघीय प्रणाली है, अमेरिका की संघीय प्रणाली कैसे काम करती है बताइए। यदि मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि सर अमेरिका की या बच्चों अमेरिका की संघीय प्रणाली कैसे काम करेगी, तो आपका आंसर क्या होगा कि अमेरिकी संघ में और भारतीय संघ में क्या अंतर है? आप मुझे बता सकते हैं कि भारतीय संघ में और अमेरिकी संघ में क्या अंतर है? देखो, अमेरिकी संघ में और भारतीय संघ में केवल इतना अंतर है, और जैसे कि मैं चलो विविधीकरण बता देता हूं, फिर आपको अंतर और समझ में आ जाएगा। विविधीकरण का मतलब होता है कि जब
शक्तिशाली राज्य मिलकर किसी एक संघ का निर्माण करते हैं, किसी एक संघ का निर्माण करते हैं, तो उसको कहा जाता है विविधीकरण। चलिए तो इसको भी लिख देते हैं कि जब शक्तिशाली इकाइयां जब शक्तिशाली इकाइयां किसी एक मजबूत संघ का निर्माण करती हैं, किसी एक मजबूत संघ का निर्माण करती हैं, मजबूत संघ का निर्माण करती हैं, तो उसे कहा जाता है विभेदीकरण मॉडल। क्या कहा जाता है? विभेदीकरण मॉडल। और इसका आंसर है कनाडाई मॉडल। क्या है? कनाडाई मॉडल। यानी कनाडा का जो संघीय प्रणाली सिस्टम है वो विविधीकरण पर आधारित है, और जो अमेरिका का संघीय मॉडल है वो एकीकरण की प्रक्रिया पर आधारित है। अच्छा, तो अब समझाते हैं अमेरिका का मॉडल कि सर अमेरिका का मॉडल और भारत का संघीय मॉडल कैसे, दोनों में अंतर है। तो अमेरिका का जो अमेरिकी संघ जिसको कहा जाता है, वह अमेरिका एक्चुअली में कमजोर और आर्थिक और सैनिक रूप से कमजोर जो राज्य थे, उन्होंने मिलकर अमेरिकी संघ का निर्माण किया है। लेकिन हमारे भारत के संविधान का अनुच्छेद 1 ये कहता है, और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ये कहते हैं कि आर्टिकल 1 भारत का संविधान का अनुच्छेद 1 कहता है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। लेकिन राज्यों का संघ होगा, इस बात का यह कतई मतलब नहीं है, यह कतई अर्थ नहीं है कि भारत अर्थात इंडिया कि कोई राज्य या दो से अधिक राज्यों के बीच में समझौते या संधि का परिणाम है। जैसे कि आपको पता है कि कल को कोई दो लोग आपस में संधि करते हैं, कोई समझौता करते हैं, तो वह एक हो जाते हैं। लेकिन जब वो संधि और समझौता टूटता है तो वो अलग हो जाते हैं। यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि आर्टिकल 1 में जो लिखा गया कथन है कि राज्यों का संघ होगा भारत जो कि राज्यों का संघ होगा, यानी इसका अर्थ यह कतई नहीं है कि दो या दो से अधिक राज्यों ने मिलकर या दो या दो से अधिक राज्यों के बीच में भारत कोई समझौते या संधि का परिणाम है। यदि राज्यों के बीच में संधि या समझौते का परिणाम भारत है होगा, तो भारत को टूटने में, भारत की राष्ट्रीय एकता को खंडित होने में वक्त नहीं लग सकता। यानी कुल मिलाके यदि कोई दो लोगों के बीच में संधि हो रही है, तो इसका मतलब वो संधि कोई टेम्परेरी वक्त के लिए है, टेम्परेरी है, वो कभी भी टूट सकती है। तो इसको आप भारत पर सेट करिए। यदि दो राज्य, यदि कल को राजस्थान और महाराष्ट्र आपस में संधि करके भारत को बनाना चाह रहे हैं, तो भारत बन रहा है। लेकिन कल को महाराष्ट्र ने राजस्थान से संधि तोड़ दी तो भारत टूट जाएगा। ऐसा नहीं होगा। यानी भारत का संघीय मॉडल कहता है कि भारत के किसी भी राज्य को भारत के संघ से अलग होने की अनुमति नहीं है। लेकिन अमेरिका का संघीय मॉडल बिल्कुल अलग है। अमेरिका में किसी भी प्रांत को इतनी शक्ति है जितनी भारत के किसी राज्य को नहीं है। मैं आपको बता दूं, यानी अमेरिका में किसी एक राज्य को इतनी ज्यादा शक्ति दे रखी है जितनी कि भारत के किसी एक राज्य को नहीं है। हमारे भारत के संविधान में भारत को मजबूत किया गया है, ना कि राज्यों को। और अमेरिका में राज्यों को और अमेरिका दोनों को मजबूत किया गया है। अमेरिका का एक राज्य इतना पावरफुल है जितना हमारा भारत की सरकार पावरफुल है। जी, अमेरिका में राज्य का जो सर्वोच्च मुखिया होता है, जो हेड ऑफ द स्टेट होता है, उसे कहते हैं गवर्नर। और अमेरिका में एक राज्य की ताकत उतनी है जितनी भारत की केंद्र सरकार की ताकत है। और मैं आपको बता दूं, यदि अमेरिका को कोई भी राज्य अमेरिकी संघ से अलग होना चाहता है तो वह अलग हो सकता है। लेकिन भारत में यदि कोई भी राज्य भारत से अलग होना चाहे तो वह संसद की अनुमति के बिना नहीं हो सकता। यह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का कहना है, मेरा नहीं। तो कुल मिलाके आपको यहां पर अंतर मिला। यानी अमेरिकी मॉडल कि अमेरिकी संघीय मॉडल और भारतीय संघीय मॉडल में क्या फर्क है। अमेरिकी संघीय वर्सेस भारतीय संघीय, भारतीय संघ। अमेरिकी संघ और भारतीय संघ में क्या अंतर है आप लिख सकते हैं
कि अमेरिकी संघ यह कहता है कि यह अनश्वर राज्यों का अनश्वर संघ है, यानी इंडेस्ट्रक्टिबल स्टेट्स इंडेस्ट्रक्टिबल यूनियन। तो कह सकते हैं कि अनश्वर राज्यों का अनश्वर संघ है, वर्सेस यहां पर नश्वर राज्यों का अनश्वर संघ है। इसे बोला जाता है एन इंडेस्ट्रक्टिबल स्टेट्स या एन इंडेस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स। ठीक है, इसे इंग्लिश में कहा जाता है एन इंडेस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स। यानी कुल मिला के ये कहने का मतलब है कि भारत के किसी राज्य को भारत से अलग होने की अनुमति नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि अनुच्छेद 1 यानी आर्टिकल 1 जो कहता है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। डॉक्टर बी आर अंबेडकर के अनुसार भारत दो या दो से अधिक किसी संधि या समझौते का परिणाम नहीं है, तो डॉक्टर बी आर अंबेडकर ये कहना चाहते हैं कि भारत के राज्य कहीं ये ना सोचें कि हमने भारत को बनाया है, बल्कि भारत ने राज्यों को बनाया है। जबकि अमेरिकी संघ कहता है कि राज्यों ने मिलकर अमेरिका को बनाया है, अमेरिका ने राज्यों को नहीं बनाया। चलिए, तो कुल मिला के अमेरिकी संघीय मॉडल और भारतीय संघीय मॉडल में यही अंतर है जो मेन अंतर है। चलिए आगे चलते हैं और आगे बढ़ते हैं। फिर तो सरकार की कार्य प्रणाली में दो प्रकार के सिस्टम थे, एकीकरण और विभेदीकरण। जो विभेदीकरण काम करता है यह कनाडाई मॉडल है, और हमारी संघीय प्रणाली, भारत की संघीय प्रणाली कनाडाई संघीय मॉडल पर आधारित है। तो लिख सकते हैं कि भारत की संघीय प्रणाली कनाडाई संघीय मॉडल पर आधारित है। तो भारतीय संघ कहां से लिया गया है? भारत का जो संघीय मॉडल है वो कनाडा के मॉडल से लिया गया है। भारतीय संघ इस पर डिपेंडेंट है पूरी तरीके से, जबकि हमारा भारतीय संघ अमेरिका के मॉडल पर आधारित नहीं है। मैं आपको बता दूं, यानी कनाडा में भी संघ की वही परिभाषा है जो भारत के आर्टिकल 1 में लिखी गई है। यानी कनाडा के संघ को भी इसी तरह एक्सप्लेन किया जा सकता है कि कनाडा के किसी भी राज्य या किन्हीं या दो से अधिक राज्यों के बीच में कनाडा संधि या समझौते का परिणाम नहीं है। यानी कनाडा में भी किसी राज्य को वहां की केंद्र सरकार की अनुमति के बिना किसी भी राज्य को कनाडा संघ से अलग होने की अनुमति नहीं है। जैसे कल को मान लो राजस्थान ये कहता है कि मुझे भारत से अलग होना है, तो संसद ये डिसाइड करेगी कि राजस्थान को अलग करना है या नहीं करना है, अन्यथा कोई डिसाइड नहीं कर सकता इसके अलावा। और संसद में बैठी है केंद्र सरकार। कौन बैठी है? केंद्र सरकार, जो कभी ऐसा नहीं चाहेगी। तो फिर आप समझ चुके हैं कि कनाडाई मॉडल पर हमारा जो मॉडल काम करता है। आज भारतीय संघ, जो इसे आप इंडियन फेडरल सिस्टम कहते हैं, ये इंडियन फेडरल सिस्टम एक्चुअली में कनाडाई मॉडल पर ही आधारित है, अमेरिकी मॉडल पर नहीं है। चलिए तो आगे चलते हैं और आगे भारत के संविधान की बात करते हैं।
तो हमको पता है कि भारत का संविधान, कि भारत के संविधान में दोनों प्रणालियों को डाला गया है। यानी भारत का संविधान एक अद्वितीय और एकमात्र ऐसा संविधान है विश्व का जिसमें दोनों प्रणालियों को एक साथ डाला गया है। यानी भारत का संविधान संघीय प्रणाली के साथ साथ एकात्मक प्रणाली में भी कार्य कर सकता है। लेकिन डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर संविधान को लिखते वक्त यह बताते हैं कि भारत का संविधान अपने अधिकतम समय में संघीय मॉडल पर ही कार्य करेगा। चलिए इस बात को लिख लेते हैं। तो भारत के संविधान में यहां पर लिख सकते हैं नोट लगा के कि भारत का संविधान विश्व का एकमात्र ऐसा संविधान है, जहां पर सरकार की एकात्मक और संघीय प्रणाली, जहां संविधान है जिसमें सरकार संघीय प्रणाली एवं एकात्मक प्रणाली में कार्य कर सकती है, जिनमें संघीय प्रणाली और एकात्मक प्रणाली दोनों में कार्य कर सकती है। लेकिन डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर के अनुसार यह कहा गया है कि भारत का संविधान या भारत की सरकार की कार्य प्रणाली अपने अधिकतम समय में संघीय ढांचे में ही बनी रहेगी। लेकिन डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर के अनुसार भारत का संवैधानिक ढांचा अपने अधिकतम समय में यानी मोस्टली टाइम अपने अधिकतम समय में संघीय ढांचे में ही परिवर्तित या संघीय ढांचे में ही रहेगा, अर्थात भारत की सरकार की कार्य प्रणाली को संघीय ढांचे में डाला गया है। अर्थात भारत की सरकार की कार्य प्रणाली संघीय मॉडल पर कार्य करती है। संघीय मॉडल पर कार्य करती है। तो यह बात बोली गई है हमारे भारत के संविधान में कि हमारे भारत का संविधान अपने अधिकतम समय में संघीय ढांचे में ही रहेगा। लेकिन कभी-कभी ऐसी परिस्थितियों में, आपातकालीन परिस्थितियों में हम संघीय ढांचे को नहीं बल्कि एकात्मक ढांचे को यानी यूनिफिकेशन स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं। संविधान में हम फिर फेडरल स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं करते हैं। लेकिन सर वो कौन सा ऐसा वक्त होता है जब भारत का संविधान अपने एकात्मक स्वरूप में आता है, अपने यूनिफिकेशन फॉर्म में आ जाता है? ऐसी कौन सा वक्त होता है जब हमारे भारत के संविधान को फेडरल फॉर्म की जरूरत नहीं बल्कि यूनिफिकेशन फॉर्म की ज्यादा जरूरत होती है? इसके लिए थोड़ा आपको लेक्चर पर टिका रहना होगा, तभी आपको आगे पता चल पाएगा। यानी आज हमने लेक्चर इतना शानदार उठाया है। इससे कंपटीशन में क्वेश्चन कैसे बनते हैं, अब तक यहां पर कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा आपके कंपटीशन से, लेकिन अब जो मैं टॉपिक पढ़ाने वाला हूं वहां से इतने सारे क्वेश्चन बन सकते हैं आपके लिए। यह पूछा जा सकता है कि भारत का कौन सा स्वरूप भारत के संघीय ढांचे को प्रदर्शित करता है, यह पूछेगा आपसे।
यानी ऑप्शन, 4 ऑप्शन देगा आपको, ए बी सी डी, और आपसे पूछेगा कि इनमें से कौन सा प्रावधान है जो भारत के संघीय ढांचे को प्रदर्शित करता है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। और ऑप्शन तीन ऑप्शन गलत होते हैं, एक ऑप्शन सही होता है, आप सभी को पता है। तो चलिए इसके आगे हम थोड़ा सा भारत की संघीय प्रणाली की बात कर लेते हैं कि यदि मैं भारत के संविधान को संघीय ढांचा कहना चाहता हूं, फेडरल फॉर्म कहना चाहता हूं, तो मैं कैसे कहूंगा, या भारत के संघीय संविधान होने का क्या क्या लक्षण हैं, भारत के संविधान में ऐसी क्या क्या चीजें हैं, ऐसे क्या क्या प्रावधान हैं जिनसे ये शो होता है, जिनसे ये प्रदर्शित होता है कि भारत का संविधान एक संघीय संविधान है। और भारत का संविधान अपने अधिकतम समय में संघीय ढांचे में ही बना रहता है और सरकार अपनी कार्य और अपनी समस्त शक्तियों का उपयोग संघीय ढांचे में ही करती है। ये कैसे पता चलेगा, चलिए तो इसके लिए हमें लिखना पड़ेगा संघीय प्रणाली। तो बीच में डालेंगे सभी संघीय प्रणाली, संघीय प्रणाली। हम बनाएंगे फ्लो चार्ट, क्या बनाएंगे, फ्लो चार्ट। तो संघीय प्रणाली में तो यहां तक किसी को दिक्कत, एक बार प्रीवियस पेजों पर जाकर देख सकते हैं हम। देखिए हमने कैसे सरकार की प्रणाली के 2 डेफिनेशन पढ़ी, डेफिनेशन के बाद एग्जाम्पल पढ़े, और देखो भारत था, और आप सभी को पता है कि भारत का संघीय मॉडल कनाडा के संघीय मॉडल पर आधारित है, ठीक है, यानी कनाडा में जो संघीय मॉडल काम कर रहा है वही भारत का संघीय मॉडल है। लेकिन अमेरिका का संघीय मॉडल कैसे डिफरेंट हो गया था, ये भी मैंने आपको बताया था। देखिए कि अमेरिका का संघीय मॉडल और भारत का संघीय मॉडल कैसे में दोनों में फर्क है, यानी वहां के राज्य को अमेरिकी संघ से अलग होने की अनुमति है, समझे, और वहां के राज्य को पूरा ही पूरा अधिकार है। आपको पता है कि हमारे संघीय मॉडल में यह बताया जाता है बच्चों कि अमेरिका की सरकार, अमेरिका की जो केंद्रीय सरकार है, उसको यह अधिकार नहीं है कि वह राज्य सूची में आने वाले किसी भी विषय पर हस्तक्षेप कर सके। लेकिन भारत के संविधान को लेकर यह बात कही जाती है कि भारत की केंद्र सरकार इतनी मजबूत है कि वह राज्यों में राज्य सूची में आने वाले किसी भी विषय पर कानून बनाने में हस्तक्षेप कर सकती है। बिल्कुल, यदि वो राष्ट्रीय महत्व का है तो, यदि वो नेशनल इंटरेस्ट का नहीं है तो केंद्र सरकार उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी, और नेशनल इंटरेस्ट का है तो ही हस्तक्षेप किया जाएगा, ठीक है। चलिए अब आते हैं संघीय मॉडल पर। तो संघीय प्रणाली के क्या क्या लक्षण हैं, यानी आप कैसे पता लगा सकते हैं कि हमारा भारत का संविधान एक संघीय प्रणाली में काम कर रहा है। चलिए तो पहला स्वरूप आता है बच्चों, जो पहली बात करें, पहला स्वरूप पहले आता है लिखित संविधान। अब लिखित संविधान यानी ये हमारे भारत का एक वो स्वरूप है जो हमारे भारत के संघीय होने का लक्षण प्रदर्शित करता है, शो करता है। जैसे कहते हैं ना कि आप शो ऑफ करना, कि भाई आप किसी व्यक्ति में वो क्या क्या खूबियां हैं जिससे वो व्यक्ति अपनी पर्सनैलिटी को शो ऑफ कर सकता है, यही तो चीज है। तो भारत का संविधान भी वो यही शो ऑफ करना चाहता है कि भाई मेरे अंदर ऐसी कौन सी पर्सनैलिटी है जिसे आप ये कह सकते हैं कि मेरा संघीय मॉडल काम कर रहा है। तो देखिए पहला आता है लिखित संविधान के बारे में, या लिखित संविधान ना लेकर आप ऐसा करिए, चलिए लिखित संविधान ही ले लीजिए क्योंकि ये भी बताना जरूरी है। लिखित संविधान, और लिखित संविधान में हम ये बताना चाहेंगे कि हमारे भारत का संविधान सबसे बड़ा और सबसे विस्तृत लिखित संविधान है। आपको पता है दुनिया का सबसे बड़ा संविधान हमारे भारत देश का संविधान है। और भारत देश के संविधान इतना बड़ा क्यों है, क्योंकि भारतीय संविधान को लिखने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा है, लगभग से लगभग 3 साल का समय लगा है इसको। और इसमें जो 25 भागों में विभक्त है, 395 से ज्यादा आर्टिकल हो चुके हैं और 12 अनुसूचियों में विभक्त है पूरा, यानी 25 भाग, 12th शेड्यूल
और 395 आर्टिकल, जिसको लिखने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था और 64 लाख रुपए का खर्चा आया था, कुछ ऐसा बताया जाता है। तो लिख सकते हैं आप कि भारत का संविधान, लिख सकते हैं कि भारत का संविधान सबसे बड़ा एवं विस्तृत संविधान है, सबसे बड़ा एवं विस्तृत संविधान है, जिसमें 395 प्लस आर्टिकल, उसके अलावा 12 अनुसूचियां यानी 12 शेड्यूल, 12 अनुसूचियां और 25 भाग। कितने हैं? 25 भाग। और जिसको लिखने में लगभग समय लगा था 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा। यह संघीय प्रणाली का पहला लक्षण है। दूसरी बात करते हैं कि संघीय प्रणाली का दूसरा लक्षण कैसे काम करता है। चलिए, दूसरा लक्षण आता है बच्चों द्वि सरकारें, यानी ड्यूअल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार और राज्य सरकार। चलिए, तो दूसरा आता है द्वैध राज्य व्यवस्था, द्वैध राज्य व्यवस्था, जिसको बोलते हैं ड्यूअल गवर्नेंस। क्या बोला जाता है? ड्यूअल गवर्नेंस। तो द्वैध राज्य व्यवस्था का मतलब क्या होता है, इसके बारे में एक बार जान लेते हैं। द्वैध राज्य व्यवस्था का मतलब है कि हमारे भारत के संविधान में आज 2 स्तर की सरकारें काम करती हैं, और आज नहीं, आज की बात करें तो 3 स्तर की सरकारें काम करती हैं। लेकिन 1949 के संविधान के अनुसार, लेकिन कहते हैं कि 1949 के संविधान के अनुसार, 1949 के संविधान के अनुसार देश में 2 प्रकार की सरकारें काम करती हैं। पहली सरकार की बात करें तो वो है आपकी केंद्रीय सरकार, जो केंद्र स्तर पर काम करती है, और दूसरी है राज्य सरकार, जिसको आप प्रांतीय सरकार भी कह सकते हैं। एक है राज्य सरकार, ठीक है। तो द्वैध राज्य व्यवस्था संघीय होने का लक्षण है। और तीसरा संघीय होने का लक्षण क्या हो सकता है? तीसरा संघीय होने का लक्षण यह है शक्तियों का विभाजन। तो लिख सकते हैं आप कि शक्तियों का विभाजन, शक्तियों का विभाजन, शक्तियों का विभाजन यानी डिवाइडेशन ऑफ द पावर। अब डिवाइडेशन ऑफ द पावर का मतलब होता है कि हमारे संविधान में, यानी आपको मैंने बताया था कि संघीय मॉडल का पहला और सबसे महत्वपूर्ण जो लक्षण होता है वो यह होता है कि केंद्र और राज्य सरकारों के बीच में अपनी अपनी शक्तियों को लेकर, अपने अपने विषयों को लेकर बंटवारा किया गया है, ताकि कल को केंद्र सरकार कभी भी राज्य सरकार में, राज्य सूची में आने वाले किसी भी विषय पर हस्तक्षेप ना करे, और राज्य सरकार केंद्र में आने वाले सभी विषयों पर कानून ना बना पाए। यानी कुल मिला के अपनी अपनी शक्तियों को बंटवारा इसलिए किया गया है ताकि भारत का संविधान शांति और सुकून से चल सके। तो चलिए, आज आपको बता दूं कि हमारे शक्तियों के विभाजन को लेकर संविधान की 7वीं अनुसूची में, किसमें? 7वीं अनुसूची जो है, 7वीं अनुसूची में 3 सूचियों का वर्णन दिया गया है। पहले आती है संघ सूची, दूसरी आती है राज्य सूची, और तीसरी आती है समवर्ती सूची। तो संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। जो संघ सूची है इसमें आते हैं आपके 97 विषय आते हैं। राज्य सूची में आते हैं 59 विषय, और समवर्ती सूची में आते हैं 52 विषय। चलिए, एक सूची और होती है जिसको कहते हैं अपशिष्ट सूची। तो आपको इतना बता दिया जाए कि
7वीं अनुसूची में संघ सूची जिसमें 97 विषय हैं, इन पर केंद्र सरकार कानून बना सकती है, जैसे रक्षा, बैंक, बीमा, डाक, विदेशी मामले, इन पर। राज्य सूची यानी राज्य सूची में आने वाले 59 विषयों पर केवल और केवल राज्य सरकार कानून बना सकती है। समवर्ती सूची में 52 विषय जिन पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों अपनी आम सहमति से कानून बना सकती हैं, लेकिन यदि केंद्र का फैसला ज्यादा अधिक प्रभावी है तो उसे ही मान्य माना जाएगा। अपशिष्ट सूची में ये उनमें वो विषय शामिल हैं जो संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में नहीं है, वह अपशिष्ट सूची में है, और अपशिष्ट सूची पर कानून बनाने का अधिकार केवल और केवल केंद्र सरकार का होता है। तो ये 4 सूचियां आपको दी गई हैं 7वीं अनुसूची में, जिसे कहते हैं शक्तियों का विभाजन, और हमारे संघीय मॉडल का सबसे इंपॉर्टेंट लक्षण यही है। फिर आते हैं स्वतंत्र न्यायपालिका। एक है स्वतंत्र न्यायपालिका। स्वतंत्र न्यायपालिका भी हमारे भारत के संविधान का संघीय ढांचा है, और संघीय ढांचे होने का यही और भी अधिक प्रमाण है कि हमारी न्यायपालिका स्वतंत्र है। आपको पता है हमारी न्यायपालिका को स्वतंत्र किस लिए डाला गया है, और किन्हीं 2 कारणों से बताइए मुझे कि हमारी न्यायपालिका जो है वो स्वतंत्र कैसे है सर, इसको बताइए। अच्छा, आपको पता है कि हमारी जुडिशरी को एक पावर है कि वो संसद और राज्य विधानमंडल से पारित होने वाले किसी भी विधेयक पर, संविधान संशोधन विधेयक पर न्यायिक समीक्षा कर सकती है, न्यायिक समीक्षा कर सकती है। और न्यायिक समीक्षा यह साबित करता है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को यह पावर है कि वो संविधान की सुपीरियरिटी को बना के रखे, यानी संविधान ही सर्वोच्च है, यानी कोई भी सरकार संविधान का उल्लंघन नहीं कर सकती, और संविधान का उल्लंघन करके वह कोई भी सरकार कानून नहीं बना सकती। यदि कानून बना भी दिया जाता है तो न्यायपालिका अपनी इंडिपेंडेंसी का फायदा उठाकर न्यायिक समीक्षा की शक्ति का प्रयोग करके उसे असंवैधानिक ठहरा सकती है। तो इसका मतलब यह है कि पहला कारण आपके सामने कौन सा था? पहला कारण है न्यायिक समीक्षा की शक्ति। तो लिखेंगे पहला कारण कि न्यायिक समीक्षा की शक्ति से 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 न्यायपालिका संविधान की सर्वोच्चता को बनाए रखती है, सर्वोच्चता को बनाए रखती है। बनाए रखती है। और दूसरा कारण था कि न्यायाधीशों के वेतन भत्ते और उनका कार्यकाल की सुरक्षा उनको प्राप्त होती है। तो लिखेंगे कि न्यायाधीशों के कार्यकाल की सुरक्षा एवं उनके वेतन भत्ते आदि स्वतंत्र होते हैं। ठीक है, दिए तो खैर भारत की संचित निधि से ही दिए जाते हैं, लेकिन फिर भी तो न्यायपालिका स्वतंत्र है, यह संघीय प्रणाली का लक्षण है। और एक है द्विसदनीय प्रणाली, जो कि ब्रिटेन से ली गई है। द्विसदनीय प्रणाली, आज हमारे भारत के संविधान में 2 सदन काम करते हैं बच्चों। तो पहला सदन लोकसभा और दूसरा सदन राज्यसभा। तो द्विसदनीय प्रणाली में हम बात करें, द्विसदनीय प्रणाली में यह बताया जाता है कि आज हमारे संसद में 2 सदन काम करते हैं। तो संसद का पहला सदन है लोकसभा और दूसरा है राज्यसभा। लोकसभा जो एक्चुअली में है उसको कहते हैं लोगों का सदन, उसको कहते हैं लोगों का सदन, जो लोगों को रिप्रेजेंट करता है, और जिसे निम्न सदन भी कहा जाता है, निम्न सदन। ओके, और एक है राज्यसभा। राज्यसभा जो है इसे कहते हैं, ये राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है, ये राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है, रिप्रेजेंट करती है, उनको प्रतिनिधित्व करती है राज्यों का। ठीक है, और राज्यों के हितों और उनके अधिकारों की सुरक्षा करती है। यह है राज्यसभा, जिसको कहा जाता है अपर हाउस। बहुत बढ़िया। तो कुल मिला के संघीय प्रणाली के लक्षण जैसे कि स्वतंत्र न्यायपालिका,
न्यायपालिका स्वतंत्र होती है तभी वह सरकार के द्वारा पारित किए गए कानून की जांच कर सकती है, इसलिए वो स्वतंत्र है। पहली बात। दूसरी बात, शक्तियों का विभाजन। संघीय मॉडल यह कहता है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार अपने अपने विषयों पर कानून बना सकती हैं, इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी हस्तक्षेप नहीं होगा। ठीक है। द्विसदनीय विधानमंडल, जिसे ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। द्विसदनीय विधानमंडल यह कहता है कि हमारे संसद में 2 सदन काम करते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा लोगों को रिप्रेजेंट करती है, जिसे हाउस ऑफ द पीपल कहते हैं, और राज्यसभा, जिसे अपर हाउस कहते हैं, ये राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है और राज्यों के हितों और उनके अधिकारों की सुरक्षा करती है। एक आते हैं द्वैध राज्य व्यवस्था। हमारे भारत के संविधान में 1949 के संविधान के अनुसार आज 2 प्रकार की सरकारें काम कर रही हैं। पहली है केंद्र सरकार और दूसरी है राज्य सरकार। फिर आते हैं लिखित संविधान। मुझे थोड़ा इस पे डाउट हो रहा है, लेकिन आप इसमें भी डाल के रखिए, ठीक है, कि भारत का संविधान सबसे बड़ा संविधान है। क्यों है आपको बता दिया है मैंने। हमारा संविधान जब बना था उस समय 8 अनुसूचियां थी और 22 भाग थे, लेकिन इसको बाद में बढ़ाकर 12 अनुसूचियां और 25 भाग कर दिए गए। और हमारा भारत का संविधान एक ऐसा संविधान है जो समय दर बदलता रहता है। ठीक है, चलिए ऐसा करिए, लिखित संविधान की जगह आप इसमें कठोर संविधान करिए, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं भी इस डाउट में था कि ऐसा नहीं हो सकता। आप इसमें कठोर संविधान कर लीजिए बच्चों। यहां पर कठोर संविधान रहेगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। कठोर संविधान, क्योंकि कठोर संविधान जो है वो हमारे संविधान का संघीय लक्षण है। कौन सा है? संघीय लक्षण, फेडरल स्ट्रक्चर में आता है। तो कठोर संविधान में आप ये कह सकते हैं कि भारत के संविधान को बदलना इतना आसान भी नहीं है। भारत की संसद को यदि संवैधानिक संशोधन करना है तो संसद के 2/3 बहुमत, संसद के दोनों सदनों का 2/3 बहुमत और आधे राज्य विधानमंडलों की सहमति आवश्यक होती है। आज हमारे, चलिए तो लिख सकते हैं आप कि भारत के संविधान को मनचाहा तरीके से नहीं बदला जा सकता। मनचाहा तरीके से नहीं बदला जा सकता है, क्योंकि संसद के दोनों सदनों का 2/3 मत और प्लस 15 राज्य विधानमंडलों की सहमति, 15 राज्य विधानमंडलों की सहमति आवश्यक है। कि सहमति आवश्यक है। तो इसलिए कहते हैं कठोर संविधान, लिखित संविधान मत करना, क्योंकि लिखित संविधान जो है वो एकात्मक होने का लक्षण है। ठीक है, ठीक है। तो कठोर संविधान, द्वैध राज्य व्यवस्था, द्विसदनीय प्रणाली, शक्तियों का विभाजन, स्वतंत्र न्यायपालिका, ये हमारे संघीय होने का लक्षण बताते हैं कि हमारा भारत का संविधान आज संघीय लक्षण में काम कर रहा है। ठीक है, देखो हमारे देश में 2 सदन काम कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। तो कुल मिला के ये सारी बातें आपको बताती हैं कि भारत का संविधान एक संघीय ढांचे में काम कर रहा है। आपके पेपर में क्वेश्चन ऐसे आएगा कि कठोर संविधान का जो लक्षण है वो संविधान के किस प्रकार का लक्षण है, संघीय या एकात्मक, पूछा जा सकता है आपसे। तो बता देना एक बार आप कि संघीय लक्षण है। चलिए तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में और इस चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए एकात्मक प्रणाली की बात करेंगे हम। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं और सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद। और अच्छा लगा कि आज इस चैप्टर को हमने उठाया और आप तक पहुंचाया, आप तक समझाया। ऐसे ही बने रहेंगे तो और भी ज्यादा चैप्टर आपके जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको आते हैं, और इसके लिए हम बहुत अच्छी क्वेश्चन मार्कशीट तैयार कर रहे हैं ताकि आप तक इनसे जुड़े क्वेश्चन भी पहुंच सके। चलिए तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में। अभी के लिए यहाँ पर स्टॉप करना चाहेंगे। सभी को